नमस्कार। फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हम बीएससी तृतीय वर्ष के इलेक्ट्रॉनिक्स बुक की प्रथम यूनिट पढ़ रहे थे। मैंने आपको किरचॉफ लॉ, जेड, वाई एंड एच पैरामीटर, लूप एंड नोड एनालिसिस एंड नेटवर्क से संबंधित विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट व करंट सोर्स व वोल्टेज सोर्स के रूप में विस्तार पूर्वक बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राचलों में रिलेशन, यानी पैरामीटर में रिलेशन किस प्रकार से होते हैं, एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर से किस प्रकार से रिलेटेड होता है, ये चीज़ पढ़ेंगे अपने। अगर किसी विद्यार्थी ने मेरे पूर्व का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए तथा आप समझने का प्रयास कीजिए कि जेड, वाई एंड एच पैरामीटर क्या होते हैं, या फिर आप कहें इम्पीडेंस, एडमिटेंस एंड हाइब्रिड पैरामीटर क्या होते हैं। जो जेड पैरामीटर होते हैं वो पैरामीटर ओपन सर्किट से डिफाइन किए जाते हैं। वाई जो पैरामीटर होते हैं वो आपके शॉर्ट सर्किट से डिफाइन किए जाते हैं, और जो हाइब्रिड पैरामीटर हैं वो आपके ओपन एंड क्लोज दोनों नेटवर्क से डिफाइन किए जाते हैं। ओके, ये हम कार्य 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए कर रहे थे। अब हम सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे कि जेड एंड वाई प्राचल में किस प्रकार का रिलेशन होता है, यानी जेड और वाई पैरामीटर किस प्रकार से आपस में को रिलेटेड रहते हैं। आप जानते हैं, इससे पूर्व वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ जेड इक्वल टू क्या चीज़ होती है। अगर गौर से देखेंगे आप जेड की अगर समीकरण देखें आप, तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण, गौर से देखिए ये समीकरण आपके पास आई थी। इसको आप Z11, ZR को Z12, ZF को आप Z21 और Z0 को Z22 भी लिख सकते हैं। ये समीकरण है। इस समीकरण को अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास जो समीकरण आएगी वो समीकरण कैसी होगी, Z11 I1 प्लस Z12 I2 माइनस V1 इक्वल टू 0 एंड Z21 I1 प्लस Z22 I2 माइनस V2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लियर है ये बात। वही समीकरण लिखी है मैंने, शुरुआत वहीं से की है, जेड पैरामीटर से शुरुआत की है कि जेड पैरामीटर में जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से डिफाइन होता है। अब इन्हीं समीकरणों में अगर हम ये मान लें कि I1 और I2 के मान ज्ञात कर लें, जैसे हम किसी भी दो चरों में जो रेखिक समीकरणें होती हैं x एंड y में, तो उनसे जिस प्रकार से मान ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से यहाँ I1 का मैं मान ज्ञात करूँगा। देखिए गौर से किस प्रकार से मैं मान ज्ञात करूँगा I1 का। आप एक काम कीजिए, ये I1 का मान ज्ञात कर रहे हैं तो ये पार्ट आप छोड़ दीजिए। आपको छोटी क्लासों में ये तरीका सिखाया जाता है कि आप x की वैल्यू निकालिए, चाहे y में पुट कीजिए, या फिर आप क्या काम कीजिए x एंड y में से एक के गुणज बराबर कर लीजिए। परंतु यहाँ एक अलग मेथड है जिसको मैट्रिक्स मेथड भी कह सकते हो आप। इसका जो पार्ट है I1 का मान जब निकाल रहे हैं तो I1 को छोड़ दीजिए। अब जो I2 का गुणज है और जो अचर का गुणज है उनका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ये और माइनस ये। ओके, तो ये करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस V2 प्लस Z22 V1। प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस का V1 है तो ये होता है इसका गुणज और इसका गुणज का मल्टीपल, और माइनस में फिर इसका गुणज यानी C का गुणज और I2 के गुणज का गुणन होगा आपका। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप। तो I1 अब बटे में क्या लगाएंगे, बटे में देखिए, बटे में लगाने के लिए आपको इस प्रकार के वेरिएबल में तो आपको ये ध्यान रखना है,
I1 और I2 के गुणज का मल्टीपल क्रॉस और नेगेटिव ये, तो ये आ जाएगा Z11 Z22 और माइनस Z12 और Z21, या फिर इसको डेल Z के नाम से भी कह देते हैं, डेल Z, क्योंकि Z जो का डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होगा, Z का डिटर्मिनेंट अगर देखें आप Z11 Z12 और Z21 और Z22। ओके, अब इसका अगर वैल्यू निकालें तो इसको क्या कहेंगे, Z11 Z22 और माइनस Z12 और Z21, और इसको किस नाम से जानते हैं, डेल Z के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए I1 का मान निकल गया, सेम इसी प्रकार I2 का जब मान निकालेंगे, I1 का मान ये निकल गया, I2 का जब मान निकालेंगे तो I2 को आप क्या रख दीजिए, छोड़ दीजिए, बटे में तो वही डेल Z आना है, बटे में तो क्या आना है, डेल Z ही आना है। देखिए यहाँ डेल Z लगा रखा है, अब यहाँ ये जो पार्ट है वो डेल Z ही पार्ट है बटे में, तो I2 इक्वल टू, अब देखिए इसका इसका मल्टीपल और माइनस इसका मल्टीपल। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसको आगे से लेते हैं, या कई टीचर्स भी ऐसे पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीका है। तो अगर आप आगे बढ़ते जाते हैं इसमें तो आप नेगेटिव साइन बाद में लगाएं, तो यहाँ से मैंने इससे आगे वाला लिया है, यानी ये जो आपकी लाइन थी ये छोड़ी है, तो इससे आगे वाली लाइन मैंने उठाई है। तो अचर का गुणा माइनस V1 और Z21 का अगर गुणा करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस Z21 V1, और फिर माइनस, तो माइनस V2 माइनस का है, तो ये Z11 और V2 प्लस का हो जाएगा आपके पास। तो जो रिजल्ट आया आपके पास I1 और I2 में, यहाँ साधारण सी बात है कि V1 और V2 का आपने जो रिलेशन लिया, उस रिलेशन से आपने किस वेरिएबल के मान ज्ञात कर लिए, I1 और I2 के मान ज्ञात कर लिए। अब ये काम किया क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि Z की जो समीकरण हैं, जो Z की जो समीकरण हैं वो V1 एंड V2 में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किस पे डिपेंडेंट है, I1 और I2 में, और Y में क्या है, I1 और I2 हैं वो किस पे डिपेंडेंट हैं, V1 एंड V2 पे डिपेंडेंट हैं। जो इक्वेशंस अगर आप देखें तो आपने अगर Z प्राचल की जो इक्वेशन है वो I1 एंड I2 के फॉर्म में अगर ज्ञात कर ली, तो आपके Y प्राचल में जो समीकरण है उससे डायरेक्ट कंपेरिजन आप कर लेंगे। तो Y प्राचल में अगर उसी 4 टर्मिनल के लिए अगर आप समीकरण लिखेंगे तो I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2 है। अब इक्वेशन 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6 का कंपैरिजन करते हैं, यानी इक्वेशन 3 एंड 5 एंड इक्वेशन 4 एंड 6 की कंपैरिजन करें तो Y11 आएगा Z22 डेल Z, Y12 आएगा नेगेटिव ऑफ Z12 अपॉन डेल Z, Y21 आएगा आपके पास नेगेटिव ऑफ Z21 अपॉन डेल Z, और Z22 आएगा Z11 अपॉन डेल Z। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो सभी के जो भाग है वो डेल Z का है, सभी में भाग जो है वो डेल Z का है। बाकी जो पैरामीटर हैं वो Y11 Z22 Y11 माइनस Z12 Y21 माइनस Z21 और Y22 Z11 है। अब अगर आप ये तो Y का Z में रिलेशन है, यानी Y है उसका मान Z के पदों में आपने निकाल लिया। अगर इसका रिवर्स करें, आपको अगर Y से रिलेशन किस में निकालना हो, Y से Z में निकालना हो, ये सेकंड पार्ट हो गया, Y का Z में रिलेशन लगेगा, सेम मेथड ये लगेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप ये समीकरण हैं, इन समीकरणों से वही तरीका जो यहाँ पे लगाया है आपने, उससे V1 एंड V2 के मान ज्ञात कर लीजिए, और V1 एंड V2 के मान ज्ञात करके इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कर दीजिए, कंपेरिजन कर दीजिए। सेम इसी प्रकार की समीकरण आएंगी। तो अगर इसका रिवर्स लिखें तो आप लिख सकते हैं कि Z11 किसके बराबर आएगा, Z11 अगर गौर से देखें तो ये आएगा Z11 इक्वल टू आएगा Y22 अपॉन क्या आएगा आपके पास डेल Y। ठीक है, ओके। इसी प्रकार सेकंड जो आएगा, जो मैं कह देता हूँ आपको, Z12 जो आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ Y12 अपॉन डेल Y, यानी Y जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें कि Z21 क्या आएगा, Z21 आएगा आपके पास नेगेटिव ऑफ Y21
बाई डेल वाई, ठीक है। इसी प्रकार वाई जो आपके पास आएगा, सॉरी जेड जो 2 आएगा वो क्या आएगा आपके पास, जेड 2 आएगा वो वाई 1 अपॉन डेल वाई, ओके। इसका रिवर्स ये आएगा। और अगर ज्ञात करने हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं दोबारा, मतलब एक छोटे से फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि जेड से जब वाई करना है आप, तो आप क्या करेंगे, V1 एंड V2 जो इक्वेशन हैं उन इक्वेशनों से I1 एंड I2 के मान ज्ञात करेंगे। गौर से देखना, I1 एंड I2 के मान ज्ञात करेंगे और I1 एंड I2 के मान का कंपैरिजन किससे कर देंगे, Y से कर देंगे। तो आपके पास Y एंड Z में रिलेशन, Z एंड Y में रिलेशन आ जाएगा। इसका विपरीत अगर आप Y से Z में रिलेशन आता है, आपके पर्सन Y से Z में रिलेशन आता है, तो Y की समीकरण लिखेंगे I1 एंड I2, इससे आप वैल्यू निकालेंगे इन समीकरणों से किसकी, V1 एंड V2 की, V1 एंड V2 की, और V1 एंड V2 की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, Z में पुट कर देंगे। तो जैसे आप पुट क्या करेंगे, इस बात के लिए Z की जो इक्वेशन है V1 एंड V2 की, इनकी क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे। जैसे कंपैरिजन करेंगे तो आपको Z प्राचल के जो मान है वो Y प्राचल या Y पैरामीटर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो सिंपल सा मेथड है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये चीज़ समझ में आई होगी निश्चित रूप से। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट, मतलब 2 पार्ट तो हो गए। अब Y का आपने किस में रिलेशन देख लिया, Y का आपने Z में देख लिया और Z का आपने क्या देख लिया, Y में। यहाँ 6 प्रकार के रिलेशन होंगे, क्योंकि 3 पैरामीटर हैं। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब आपस में अगर रिलेशन करें तो 3 × 2 6, यानी टोटल 6 रिलेशन होंगे, जिसमें से हम कितने रिलेशन पढ़ चुके हैं, 2 रिलेशन, यानी Y का Z में रिलेशन और Z का किस में, Y में रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब जो 2 रिलेशन पढ़ेंगे वो जोड़ों के रूप में पढ़ेंगे तीनों। अब Z का H के रूप में, Z का H में, फिर H का Z में, वही आप रिवर्स में कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके जो Z प्राचल के मान है वो H प्राचल के रूप में आ जाएंगे, हाइब्रिड पैरामीटर के रूप में आ जाएंगे। अब ये ज्ञात करने के लिए आपको वो तरीका काम में नहीं लेना है। अब क्या करना है, वही आप क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, Z का H प्राचल में रिलेशन ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब आपको दोनों समीकरण चाहिए, आपको दोनों समीकरण चाहिए। अब दोनों समीकरण चाहिए तो दोनों समीकरण आप लिखें। Z की समीकरण मैंने यहाँ लिख लिया, Z प्राचल की समीकरण मैंने कहाँ लिखी है, Z प्राचल की मैंने समीकरण यहाँ लिख लिए। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। और H प्राचल की समीकरण यहाँ नहीं लिखी हुई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अलग अलग टाइप से किया हुआ है तो आपके समझ में नहीं आएगा, हो सकता है। तो अगर आप लिखेंगे तो यहाँ लिखता हूँ मैं ऊपर, V1 इक्वल टू क्या आएगा, H11 I1 और प्लस क्या आएगा, H12 और V2। इसी प्रकार I2 इक्वल टू H21 I1 और प्लस क्या आएगा, H22 और V2। यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, अभी क्या मेन चीज़ क्या है, अभी क्या किस चीज़ से ये निकलेगा फॉर्मूला। तो यहाँ गौर करने वाली ये चीज़ है कि आपने दोनों टाइप में समीकरण लिखी, यानी Z में भी लिख ली और किस में लिख ली, H प्राचलों की जो मूल समीकरण है वो आपने दोनों लिखी। दोनों लिखने के बाद यहाँ पर एक चीज़ पे नज़र दौड़ानी है आपको कि यहाँ पर जो वेरिएबल जो आपके जो वेरिएबल हैं I1 एंड V2, इन दोनों को क्या करना है, 0 के बराबर करना है। दोनों को एक साथ नहीं करना है। एक बार V2 को 0 करेंगे तो 2 रिलेशन आपको V2 को 0 करने पे आ जाएंगे और 2 रिलेशन आपके I1 को 0 करने पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो इसमें कर रखा है, मैंने जो किया है, मैंने V2 को 0 किया। जैसे V2 को 0 करेंगे तो H11 का जो मान आएगा वो V1 अपॉन I1 आएगा। ये देखिए आएगा या नहीं आएगा। अब आप इक्वेशन अगर 1 को देखें, इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 में अगर आप देखें तो अगर आप इक्वेशन 1 में देखेंगे तो यहाँ तो V2 है नहीं,
V2 नहीं है तो Z11 प्लस Z12 I2 अपॉन I1 इक्वल टू V1 अपॉन क्या आएगा, I2 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समीकरण 2 में रखेंगे तो I2 अपॉन I1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यानी 1 और 2 में मैंने V2 का मान रखा है, ठीक है, क्लियरली। तो जैसे I2 अपॉन I1 की वैल्यू मेरे पास आई, V2 का मान 0 रखने पे दोनों समीकरणों में रखा, यहाँ भी मैं दोनों समीकरणों में रखूँगा V2 का मान 0, तो पहले समीकरण से तो मेरे पास V1 अपॉन I1 का मान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, H11। इसी प्रकार जब मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ तो इक्वेशन 1 में तो V2 है नहीं, फिर भी मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ कि V1 अपॉन I1 किसके बराबर होगा, तो यहाँ से हो जाएगा I2 अपॉन I1 का मान सेकंड समीकरण से आया, और वो मान मैं किस में पुट कर दूँगा, समीकरण, इस समीकरण में पुट करूँगा। जैसे इस समीकरण में पुट करूँगा तो यहाँ पे V1 और V1 अपॉन I1 का मान जड़ प्राचल के रूप में आ गया, और यहाँ पे जो पहले वाले समीकरण है उस समीकरण से किसके पदों में आ गया, H प्राचल, और दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करते ही किसका मान प्राप्त हो जाएगा, H11 का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, जैसे मान पुट किया तो क्या आया, H11 माइनस Z11 माइनस Z12 मल्टीप्लाई बाई Z21 Z22, ठीक है, ये H11 के बराबर आ गया। क्लियर है, क्यों आया H11 के बराबर, क्योंकि H11 का मान भी कितना है, V1 अपॉन I1 है, और अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ऊपर जो मान आया वो डेल जेड आ गया, और नीचे क्या आ गया, Z22 आ गया, H11 का मान आ गया। अब आप इस सेकंड समीकरण में देखें तो I2 अपॉन I1 किसके बराबर होगा, H21 के बराबर होगा। I2 सेकंड को बराबर करें तो H21 का मान किसके बराबर आ गया, माइनस Z21 अपॉन Z22। तो यहाँ पे दो मान मेरे को प्राप्त हो गए, Z11 का भी प्राप्त हो गया और Z21 का भी प्राप्त हो गया, H11 का प्राप्त हो गया और H21 का मान जड़ प्राचल के रूप में प्राप्त हो गया। अब सेकंड में वही काम करना है आपको। सेकंड में क्या करना है, क्या चीज़ जीरो करनी है, V2 जीरो कर चुके हैं, अब आपको करना है I1 जीरो। क्या करना है, I1 जीरो। तो जैसे आप I1 देखिए, ये बीच में मैंने कर दिया, ये अलग से करना चाहिए, ये मैं समझा चुका हूँ पहले आपको, V2 जीरो के बड़ा मैं समझा चुका हूँ आपको। अब आपने I1 का मान जैसे जीरो किया तो जड़ प्राचल की जो समीकरण थी वो समीकरण ये हो जाएंगी, जो दोनों समीकरण हैं वो ये समीकरण हो जाएंगे। I1 को जीरो करते हैं, यहाँ पे V1 अपॉन V2 का मान आएगा, वो ये मान आपके पास आ जाएगा V1, क्योंकि I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप यही चीज़ किस में अप्लाई करते हैं, समीकरण H प्राचल की समीकरण में अप्लाई करते हैं तो V1 अपॉन V2 का मान H12 के बराबर प्राप्त होगा आपके पास। अगर आप सोचें कि सर ये कैसे प्राप्त हुआ, कि V1 अपॉन V2 कैसे प्राप्त हुआ, तो आपके पास समीकरण थी H प्राचल के पदों में, मैं लिख देता हूँ यहाँ, V1 इक्वल टू क्या आया, V1 इक्वल टू आया आपके पास H12 और I1 प्लस H22 और V2। अब आप क्या चीज़ जीरो कर रहे हैं, I1 को जीरो कर रहे हैं, तो ये आपका कैंसर V1 अपॉन V2। तो ये सॉरी इस बात के लिए ये H22 है, H22 है, ठीक है। आप जब नोट्स पढ़ें तो इसको H22 पढ़ना, ठीक है, ये गलती से H12 लिखा गया, H22 है, ठीक है। H22 का मान आएगा वो Z12 अपॉन Z22 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या आया, अगर आप ये समीकरण देखें कि I1 का मान 0 देखें, I1 का मान 0 देखें, तो सेकंड जो बच गया वो आपके पास बच गया, लास्ट जो वैल्यू बच गई आपके पास, कौन सी वैल्यू बच गई, एक वैल्यू बची है आपके पास, Z22 की वैल्यू बची है, सॉरी H22 की वैल्यू बची है, V1 अपॉन I2, सॉरी ये आपके पास बटा है Z12 की वैल्यू बची है आपके पास, तो Z12 H12 की वैल्यू बची है, यानी ये जो मान आया आपके पास ये आपका H22 का आया है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए H12 की वैल्यू अगर बची है तो H12 की वैल्यू देखिए आपके पास समीकरण है, कौन सी समीकरण है, पहली समीकरण देखिए आप, V1 इक्वल टू H12, या सेकंड समीकरण देखिए V2 इक्वल टू H, आपके पास जो समीकरण है वो मैं समीकरण दिखाता हूँ, ये वाली समीकरण,
ये समीकरण है। इसमें आपने I1 का मान 0 कर दिया तो ये मान आपके पास 0 हो गया। अगर ये मान 0 हो गया आपके पास, तो आपके पास ये अगर मान आपके पास 0 हो गया तो आपको मान चाहिए H22 का। H22 का मान आपके पास आएगा, यानी I2/V2, सॉरी I2/V2 का मान ज्ञात करना है। I2/V2 का मान किससे ज्ञात करना है? जड प्राचल में। किस में याद करना है? जड प्राचल में। तो अब मैं I2/V2 याद रखना, I2/V2 जड प्राचल में मैं आपको समीकरण दिखाता हूँ। I2/V2 ये समीकरण देखा, I2/V2 कौन सी समीकरण लगाएंगे आप? और से देखें, I2/V2 यानी I1 का मान 0 है तो ये तो होगा ही नहीं, तो V2/I2 किसके बराबर होगा? Z22 के बराबर होगा। तो वो मान किसके बराबर आ जाएगा? आपके पास जो पूर्व की वैल्यू है उस मान के बराबर आ जाएगा। पहले आप ये चीज़ निकाल चुके हैं H प्राचलों में, तो ये आपके पास रिलेशन डिफाइन हो जाएंगे। ओके, तो ये जो मैं नोट्स डालूंगा आपको, तो इस नोट्सों में मैं आपको क्या करके डालूंगा, सही करके ये डाल दूंगा। यहाँ पे ये हल्की सी मिस प्रिंट हो गई है, इसमें से मिस प्रिंट को मैं सही करूँगा। ओके, ये यहाँ पर जो मिस प्रिंट है, ये मैं सही करके आपको डाल दूँगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब देखिए दोबारा थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए होंगे। आपने जड प्राचल का किस में रिलेशन चाहिए आपको? H में, या फिर चाहिए H प्राचल का किस में? जड प्राचल में। आप क्या लिखिए? V1 एंड V2 की समीकरण लिखिए। यहाँ आप किस में लिखेंगे? V1 की समीकरण लिखेंगे, I2 की समीकरण लिखेंगे H प्राचल में। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ आप किस में समीकरण लिखेंगे? V1 एंड I2 की, और यहाँ V1 की एंड V2 की। क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ पर जब ये रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं, भले ही आप ये रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, कोई सा भी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, आपके पास 4 समीकरण हैं। 4 समीकरणों में 2-2 के जोड़ों में क्या करना है? आपको कंपैरिजन करना है। गौर से देखना ये बात, 2-2 के जोड़ों में कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास जो मान है I1 का एंड जो की है वो V2 का मान, I1 एंड V2 का मान। जैसे आप I1 का मान 0 करेंगे तो आपके पास वही समीकरण प्राप्त होंगे जिससे 2 प्राचलों में संबंध निकल जाएगा। I1 एंड V2 के मान अगर 0 करेंगे तो 2 का तो I1 से निकलेगा, और 2 का रिलेशन किससे निकलेगा? V2 = 0 करेंगे तो रिलेशन आपके पास निकलेगा। ओके, इस बात में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और इसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो इसका रिवर्स होगा। ये V1 I2 और V1 V2 का रिलेशन आपके पास आएगा, और जैसे ये रिलेशन आया आप एक में I1 का मान 0 कीजिए और सेकंड वाले में क्या कीजिए? V2 का मान 0 कीजिए। तो 2 रिलेशन तो आपको I1 = 0 करने पे प्राप्त होंगे, और 2 रिलेशन क्या होंगे? V2 = 0 रखने पे प्राप्त होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और कल मैं आपको बताऊँगा कि जो Y प्राचल है उसका H प्राचल में किस प्रकार से रिलेशन है, और H प्राचल है उसका Y प्राचल में किस प्रकार से रिलेशन है। तो ये 6 संबंध आपके पास होते हैं। इन 6 संबंधों में आपस में रिलेशन आपको ध्यान होने चाहिए। तो नॉर्मली जो इनके की पॉइंट है वो ध्यान होने चाहिए। दो समीकरण हैं, दोनों समीकरण आप साथ में लिख लें और फिर दिमाग लगाएं, यानी चारों इक्वेशन साथ रख के अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आराम से आप एक दूसरे में रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। आप लगातार मेरे वीडियो देखते रहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप में इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रथम यूनिट पढ़ रहे हैं, और जल्दी ही मैं इस यूनिट को कंप्लीट भी करवा दूंगा, और असाइनमेंट वगैरह हैं या जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा इस ग्रुप में, और आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर भी देने हैं। थैंक यू वेरी मच। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, तथा समय समय पर हाथ धोइए ताकि कोरोना महामारी से हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।